और अपडेट जो है वो आई है, नाजरीन तक पहुंचाते हैं कि ईरान ने एक बार फिर दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को निशाना बना दिया है। अरब मीडिया ने कहा है कि हमले के बाद दुबई एयरपोर्ट से लोगों का इनखला जारी है और ये बताएं कि ईरान ने एक बार फिर दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को निशाना बना दिया है और हमले के बाद दुबई एयरपोर्ट से लोगों का इनखला जो है वो जारी है। अरब मीडिया की जानिब से ये खबरें सामने आ रही है कि ईरान ने एक बार फिर दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को निशाना बना दिया है और हमले के बाद दुबई एयरपोर्ट से लोगों का इनखला जो है वो जारी है। अरब मीडिया ने ये जो खबरें हैं अरब मीडिया से ये सामने आ रही हैं। तो सुमेरा, हम बात कर रहे थे पाकिस्तान के किरदार के हवाले से, चूंकि आप बात कर रही हैं कि पाकिस्तान जो किरदार निभा सकता है, हम ये भी समझते हैं और हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान इस पोजीशन में भी है। ऐसा ही है। मैं अपनी उसी बात पर दोबारा जाना चाहूंगी कि फील्ड मार्शल उस वक्त अमेरिका गए थे, बहुत अहम मुलाकात होगी। और आपको याद होगा कि उस मीटिंग के मंदरजात जो हैं वो इसीलिए सामने नहीं लाए गए कि उसमें पाकिस्तान ने बहुत पॉजिटिव रोल प्ले किया कि ईरान और इसराइल के दरमियान में वो जंग रुके, दोनों ममालिक वापस अपनी अपनी रूटीन की पोजीशंस पर अपनी फौजों को ले जाएं, अपने मिलिट्री हार्डवेयर को ले जाएं। और वो हुआ भी, अगले ही दिन वो किस्सा तमाम हुआ। मगर अब ये सूरत हाल दोबारा जो बनी है, इसमें भी मैं बहुत ज्यादा क्रेडिट देना चाहूंगी इसराइल को, क्योंकि एक सूरत हाल बनती हुई नजर आ रही थी अमेरिका और ईरान के माबैन। और हम सब लोग उस पर बहुत मुतमईन थे कि बड़ी सुख रफ्तारी के साथ ओमान में जो मीडिएशन का और एक सालिसी का अमल शुरू हुआ था, उसमें बड़ी पॉजिटिविटी देखने में आ रही थी, क्योंकि दोनों तरफ से बयानात सख्त थे, प्रेसिडेंट ट्रंप की जानिब से भी थे और सुप्रीम लीडर खमेनाई की जानिब से भी थे। मगर जो ग्राउंड पर प्रोडक्टिविटी थी वो बहुत सॉलिड थी। तो हम सबको यकीन था कि ये किसी मुनासिब डायरेक्शन की तरफ चीजें जाएंगी। मगर हम बीच में इसराइल की भी एक तशवीश देख रहे थे। आप उनके वजीर आजम के बयानात का अगर जायजा लें तो वो खुश नहीं थे इस सारी डेवलपमेंट के ऊपर। और वही वजह हुई कि उन्होंने अमेरिका पर अपना प्रेशर बढ़ाया और आज दोबारा से वो सूरत हाल जो है वो एक मरतबा फिर से ग्राउंड जीरो पर जा चुकी है। मगर खुशाइंद बात यह है कि पाकिस्तान अभी इस सारी सूरत हाल को असेस कर रहा है और मुझे लगता है कि पाकिस्तान ही इसमें लीड लेगा विद द हेल्प ऑफ सऊदी अरेबिया, क्योंकि सऊदी अरेबिया इस पूरे मामले में एक बहुत कार्डिनल मुल्क है, बहुत की कंट्री है। और मेरा ख्याल है कि इस वक्त क्राउन प्रिंस जो है, ख्याल बल्कि मेरा नहीं है, मुझे इस हवाले से मुसद्दिका इतलात है कि क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान इस वक्त भी वो तमाम तर जो इससे रेलेवेंट डिटेल्स हैं उसको खुद वो मॉनिटर करके और सूरत हाल को देख रहे हैं। दुबई एयरपोर्ट की आपने बात की, अभी आपसे बात करते हुए ही ट्रांसमिशन में मुझे मेरे अपने भाई जो है वो दुबई में है और उन्हीं का मैसेज आया कि वी हैव बीन आस्क्ड टू स्टे इंडोर्स। मुसलसल सायरन है इस वक्त दुबई के तूल अर्ज में और सब लोगों को घरों में रहने का कहा जा रहा है। तो ही वांटेड टू आस्क अबाउट कि क्या होगा। तो मैं उन्हें बल्कि अभी आई वाज नॉट इन अ पोजीशन कि मैं बताऊं कि क्या होगा। आई सुमेरा, आई वाज सिर्फ जस्ट आपके एबल टू भाई टेक। नहीं बल्कि जो हमने अभी इससे पहले भी एक खबर ब्रेक की थी कि इराक या फिर ईरान जो है वहाँ पर भी उनके फ़ज़ाओं में कोई भी तैयारा नज़र नहीं आ रहा है। इस वक्त नो फ्लाई जो है वो सिचुएशन बन चुकी है वहाँ पर भी। मैं चाहूँगी कि वहाँ पर जो मुसाफिर है डेफिनेटली वो भी इस वक्त टेलीविजन पर नज़रें जमाए हुए बैठे हैं कि आया कोई अपडेट आए, हमें भी पता चले ये सिचुएशन जो है वो कब थमे की, फिर उसके बाद जो है वो कोई लाहा अमल जो है वो अगला बना सके, ये हिकमत अमली जो भी है वो उसको अपना सके। मैं चाहूंगी कि उनके लिए भी आप बताएं कि ये सिचुएशन जो है ये कितनी प्रोलॉन्ग हो सकती है। सिचुएशन कनीज में जब भी आपने आज दिन में आपने उमैर ने सवाल किया है, मैं मुझे बहुत भारी दिल के साथ जवाब देना पड़ता है कि सिचुएशन अभी बहुत जल्दी खत्म होने के चांसेस नहीं है। आई एम रियली सॉरी टू ब्रेक दिस बैड न्यूज टू यू एंड टू द पीपल हु आर लिसनिंग टू अस राइट नाउ एंड वाचिंग अस। ये सिचुएशन इतनी जल्दी कंट्रोल में नहीं आएगी। एक जिन है जो बेकाबू हो चुका है इस वक्त और वो है जंग का जिन। और जिन पर ये जंगी जुनून सवार था उन्होंने बिलाखिर कर दिखाया कि इस खित्ते में अमन जो है वो कायम नहीं होने देंगे। आप खुद भी इस्लामिकली भी अगर हम हिस्ट्री को भी पढ़ें तो इस इलाके को, इस पूरे खित्ते को जिसको हम जीसीसी कंट्रीज का कहते हैं मुल्क, या हम जिसको मिडिल ईस्ट कहते हैं, इसको एक
एक हमेशा एक बिलो द एवरेज पीस के अंदर रखने की कोशिश की जाती है। और जितनी भी बड़ी आपको जंगी जुनून की किताबें भी मिलेंगी वो भी मिडल ईस्ट से जुड़ी हुई मिलेगी। तो मैं अभी इसमें ज्यादा पुरुमीद नहीं हूं कि ये जल्दी इस किस्से को कोई रोकने में वो हमारी सुमेरा, इसमें कोशिश तो हम कामयाब ये कहेंगे ज्यादा कि होगी। किताबें मौजूद हैं जो इससे पहले जंगी जुनून जो रहा है या खित्ते पर जो जंगें मुसल्लत की गई हैं उसके ज़रा असरात क्या उसके बाद मुरतब हुए हैं और किस तरह से लोगों ने बाद में उसको भुगता है, ज़रा ये भी बता दीजिए। मैं बिल्कुल, मेरा एक बहुत पसंदीदा ये चैप्टर रहा है व्हेनेवर आई गो टू स्टडी हिस्ट्री। और जो लोग भी हिस्ट्री को या डिप्लोमेसी को या डिफेंस को स्टडी करते हैं, मिडिल ईस्ट उनका फेवरेट चैप्टर होता है। आप अगर 1967 की जो अरब वॉर देखें या अगर आप 6 डेज ऑफ वॉर देखें, आप उसके ऊपर किताबें डॉक्यूमेंट्रीज उठाकर देखें, तो आप हैरान रह जाएंगी कि जब भी मैं इसमें किसी किस्म का कोई ब्लेम गेम हरगिज नहीं करूंगी, मगर ये आपको किरदार नजर आएगा कि जब भी आर्म्ड विंग्स ने या आर्म्ड ऑर्गेनाइजेशंस ने कोई अटैक इसराइल पर किया है, या अगर कुछ मुल्कों ने मिलकर भी किया है, जैसे 1967 में आप देख लें, फिर 80s में देख लें, उर्दन, लबनान, मिस्र और सीरिया, इन्होंने मिलकर एक अटैक लॉन्च किया था इसराइल पर। पहला दिन बहुत बखैर आफियत गुजरा, बड़ा डेंट इन्होंने किया इसराइल की एयरफोर्स को भी, उनके टैंक्स को खास तौर पे। और ये वो मौका है जब मिस्र का सिनाई पेनिनसुला का जो रेगिस्तान का इलाका है, वो इनसे इसराइल ने हथियार लिया था और बड़ी बहुत खौफनाक जंग लड़ी गई थी। इसमें मिस्र की आधी से ज्यादा एयरफोर्स जो थी वो इरेज कर दी गई थी। और जनरल शाजली जो है, जनरल शाजली बहुत अहम किरदार थे इसमें, मिस्र की जानिब से, वो उस वक्त उनके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे जिन्होंने ये पूरी जंग डिजाइन की थी। मगर स्विस कनाल के एक तरफ इजिप्शियन आर्मी और दूसरी जानिब इजरायली फोर्सेस, आप अंदाजा लगाएं कि जिन ममालिक को पहले दिन अपर हैंड था, दूसरे ही दिन ऐसा क्या हुआ कि उनकी एयरफोर्स भी डैमेज हुई, उनकी आर्मर्ड भी डैमेज हुई, और उनको मिलिटरीली इतना हैवी नुकसान पहुंचा कि आखिर वो जंगबंदी पर राजी हुए। और उस वक्त फिर उनके जो सदर थे जनरल सादात के कुछ अरसे के बाद उनको उस जंगबंदी का खैर मकदम करने इसराइल जाना पड़ा, तल अबीब जाना पड़ा, और केनेसेट में खड़े होके उन्होंने वो मुआहिदा किया कि जिसकी वजह से बाद में फिर तारीखदान ये कहते हैं कि उसी मुआहिदे की वजह से, इसराइल से हाथ मिलाने की वजह से उनको जान से भी हाथ धोने पड़े। तो ये हिस्ट्री बहुत अहम है, हमें इसमें जरूर पढ़ना चाहिए। 1967 के बाद भी आप जब भी देखें, अभी रिसेंट जो 2023 का अटैक हुआ है हमास की जानिब से इसराइल के ऊपर, जो जिसको वो कहते हैं कि तूफान अल अक्सा का नाम उन्होंने दिया, मैं यकीन उसमें जज्बाती शिद्दत मेरी बहुत होगी, मगर जब उसमें बहैसियत एक सहाफी में सोचूंगी तो मैं हमेशा जहन में एक सवाल जरूर आता है कि उस हमले के बाद फलस्तीन को क्या हासिल सुमेरा, हुआ। सुमेरा, फलस्तीन क़तई कलामी के लिए माजरत, गुफ्तगू को यहीं से दोबारा से कंटिन्यू करेंगे। खैर, UN का इजलास जारी है तो वहाँ से भी हमें कुछ खबरें आ रही हैं कि कौन कौन किस किस मुल्क का जो नुमाइंदा है वो गुफ्तगू कर रहा है, तो वो भी अपने नाज़रीन को साथ साथ दिखाएंगे भी, सुनवाएंगे भी कि क्या गुफ्तगू हो रही है वहाँ पर। खैर सुमेरा, आप कंटिन्यू कीजिएगा। जी। तो इसके अंदर सबसे बड़ा सवाल जो इस वक्त की जनरेशन के जहन में आता है, जो इस वक्त हिस्ट्री के या डिप्लोमेसी के स्टूडेंट्स हैं, वो पूछते जरूर हैं, जब हम किसी यूनिवर्सिटी में लेक्चर्स देने जाते हैं तो यही पूछते हैं कि जब भी मुस्लिम ममालिक में चंद ने या किसी एक ने इकट्ठे होकर जवाब देने की कोशिश की है इसराइल को, या उनके ऊपर हमला किया, या अग्रेसिवली उनसे पेश आए, उल्टा फलस्तीन का एक और हिस्सा कटकर इसराइल में शामिल हो जाता है। और ये कोई हाइपोथेटिकल बातचीत नहीं है। आप इसराइल का मैप देखिए, 1947 से लेके, बल्कि मैं 46 की बात करूंगी, 46 से लेके अब तक फलस्तीन कितना था और अब वो कितना रह गया। तो ये बहुत सोचने की बातचीत है। इसीलिए मैं हमेशा इस बात के हक में हमेशा अपना कमेंट करती हूँ कि हमारी जज्बाती और वारेहाना मोहब्बत बहुत ज्यादा है फलस्तीन के साथ, मगर ये जरूर सोचने की बात है कि वो हिजबुल्ला हो, वो अल फतेह हो, वो हमास हो, या वो कोई और आर्म्ड विंग हो जो कि फलस्तीन के लिए लड़ने की बात करते हैं, अच्छी बात है, मगर ऑन प्रैक्टिकल ग्राउंड उन्होंने रिकग्निशन के अलावा फलस्तीन के लिए एट द सेम टाइम कौन कौन से मसाइल खड़े किए हैं। क्योंकि जेनोसाइड का सामना एक आम मासूम और निहत्ते फलस्तीनी को है, वो कि वो बहुत जांबाज वाकई होते हैं इस सारे मामले में, मगर
जो हुकूमती सतह पर लोग हैं, उनको इस बात का शायद इदराक नहीं है कि हर गुजरते वक्त के साथ फ़लस्तीन का एक टुकड़ा कटकर इज़राइल की टेरिटरी में ज़म हो रहा है, और जो नहीं कट रहे, उन पर भी बहुत जल्द नज़र है, एक शातिर नज़र है कि हम इसको, सिर्फ इसको नहीं, उसके बाद लबनान की बारी है, और लबनान भी वो मुल्क है कि जिसने गुज़िश्ता बरसों तो में सुमेरा, अपना एक हम बहुत ये कह अहम सकते हैं कि इलाका। एक-एक करके या एक के बाद दूसरा मुल्क या टेरिटरी जो है, जी। वो कहीं न कहीं इसराइल का मकसद जो है वो तो वाज़ेह है कि वो अपने आप में शामिल करना चाहता है, उसको मिलाना चाहता है। ये जो मामला है, अगर ये वाली जंग, क्योंकि जंग जो है वो तो मुसल्लत होनी ही नहीं चाहिए, जंगें तो होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि जंगों के जो असरात हैं वो आने वाली नस्लें जो हैं वो भुगतती हैं। जो मौजूदा नस्ल है वो तो भुगत ही रही होती है, लेकिन जो आने वाली नस्लें हैं उनको इसके बहुत भारी नुकसानात जो हैं वो अदा करने पड़ते हैं। अगर ये कॉन्फ्लिक्ट तूल पकड़ता है तो क्या ये एक नए इलाकाई सिक्योरिटी आर्किटेक्चर की तश्कील का बायस बन सकता है? ये बिल्कुल बनेगा, ये बहुत बड़ा वॉर थिएटर है। और अगर आपको लबनान के गोलैन हाइट्स का वाकया याद हो, आई एम रियली सॉरी, आई हैव टू गिव हिस्ट्री रेफरेंसेस एज वेल, लेकिन ये बहुत ज़रूरी हैं ताकि हमारे अभी जो देख रहे हैं कोई यंग माइंड्स अभी भी बैठकर ये स्क्रीन देख रहे होंगे। लबनान का एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक हिस्सा जिसको गोलैन हाइट्स कहते हैं, जिसकी तह में लेक ऑफ तिबेरिया बहती है, इस नहर के पानी के ऊपर सबसे बड़ी स्ट्रेटेजिक शराकतदारी और झगड़ा था इजराइल और लबनान के माबैन। कुछ ही अरसे के बाद गोलैन हाइट्स जो है वो उसके ऊपर इजरायली फोर्सेस का कब्जा हो गया। अब जब आप ईरान की सूरत हाल देखती हैं, मैंने आपसे कुछ देर पहले कहा था कि पाकिस्तान शायद तेल के मामले में सुमेरा, उस